दोस्तों, हम बीफ खाना क्यों नहीं छोड़ सकते? जी हाँ, आज ये नॉर्थ ईस्ट में और खास करके अरुणाचल प्रदेश में गर्माता मुद्दा है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे यहाँ के लोग बीफ खाना क्यों नहीं छोड़ सकते। नमस्कार। तो हुआ यूं कि कुछ दिन पहले कुछ गोरक्षक आए और उन्होंने एक प्रेस ब्रीफिंग द्वारा अरुणाचल के लोगों को ये संदेश दिया कि हमें अब गौमांस का सेवन नहीं करना है। हमें अब बीफ कंज्यूम नहीं करनी है। इस खबर के फैलते ही लेकिन यहाँ के लोगों ने, खास करके यहाँ के एपेक्स स्टूडेंट्स बॉडी ने, दी ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट्स यूनियन ने रिएक्ट किया और इस स्टेटमेंट को कंडेम किया। पर इसमें इतना आक्रोश क्यों? ये तो एक नॉर्मल सी बात है, बस बीफ ही तो नहीं खानी है। बाकी कितनी और मांस मछलियां हैं, चिकन है, मटन है, पोर्क है। तो अगर एक आइटम नहीं खाए तो क्या फर्क पड़ता है? आखिर ये एक ऐसी जीव है जो किसी की आस्था से जुड़ी है। कुछ तो इसे मां का दर्जा देते हैं, तो क्या कम से कम उनकी आस्था के सम्मान में इस एक पशु को नहीं छोड़ा जा सकता? आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले, इस पर बोलने से पहले मैं ये क्लियर करना चाहता हूं कि मैं किसी के भी धर्म या आस्था को छोटा या बड़ा नहीं मानता, और साथ ही मेरा किसी के भी धर्म या विश्वास को चोट पहुंचाने का इरादा, इंटेंशन बिल्कुल नहीं है। दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश और उत्तर पूर्व के ज्यादातर राज्यों में बीफ क्यों खाए जाते हैं, इसे समझने के लिए हमें यहाँ की डेमोग्राफी, ट्रेडिशन और कल्चर को समझने होंगे। नॉर्थ ईस्ट में असम और सिक्किम को छोड़कर और कुछ हद तक त्रिपुरा को भी, यहाँ के बाकी राज्यों में बीफ हाईली कंज्यूम की जाती है। आप मान सकते हैं यहाँ 100 में से मुश्किल से 10 लोग ऐसे मिलेंगे जो बीफ नहीं खाते हैं, और बाकी 90% इसका सेवन करते हैं, यहाँ के मूल निवासी। अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों? यहाँ लोग इस मांस के इतने आदी क्यों हैं? इसका जवाब इनके इतिहास, इनकी परंपरा और आस्था में छुपा है। दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के ज्यादातर मूल निवासी मंगोलियड रेस के हैं। इनकी संस्कृति, इनकी परंपरा भारत की बाकी पॉपुलेशन से एकदम अलग है, और इसी यूनिकनेस के कारण इनकी एक यूनिक पहचान भी है। और इसी के कारण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी इस रीजन के लोगों की यूनिक आइडेंटिटी के चलते इन्हें 6th शेड्यूल में भी इंक्लूड किया था। मतलब 6th शेड्यूल दरअसल इनके लिए ही बनाया गया था। मैंने 6th शेड्यूल और इनर लाइन परमिट पर भी कुछ नहीं, काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हैं। उन वीडियोस को भी आप अपने नॉलेज के लिए ज़रूर देख लीजिएगा। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहा हूँ। जैसे कि मैंने कहा, भारत के बाकी रीजन से अलग यहाँ की संस्कृति और परंपरा, यहाँ का रिवाज एकदम अलग है, और इसी से इनकी पहचान भी है। अगर कोई किसी भी तरह से इनकी संस्कृति में दखलंदाजी करते हैं, इंक्लूडिंग देयर फूड हैबिट्स, ये इनकी संस्कृति के लिए खतरा होगा। वैसे दोस्तों, यूं तो आदिवासियों का कोई स्पेसिफिक रिलीजन तो नहीं होता, पर उनके कल्चर ही उनके धर्म का किरदार निभाता है। काऊ, बुल, ऑक्स, व्हाटएवर, ये हमेशा से ही उनकी संस्कृति से जुड़े हैं। उनके पूर्वज, खास करके अंग्रेजों के आने से और उनमें से कईयों के क्रिश्चियन में कन्वर्ट होने से पहले नेचर की पूजा क्या करते थे। पेड़, नदी, आत्मा, ये उनका विश्वास था, और उन्हें पूजने के लिए वे कई तरह की आहुति दिया करते थे, बलि दिया करते थे। मैंने उनके विश्वास, उनकी ओरिजिन और इनमें से ज्यादातर लोग कैसे क्रिश्चियन में कन्वर्ट हुए, उस पर भी वीडियो बनाई है। लिंक यहां मैं शेयर कर रहा हूं, आप जरूर देखिएगा। ऊपर से सेमी नंबर्स होने के कारण इनका एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर में ज़्यादा कुछ नॉलेज भी नहीं था, इसीलिए ज़्यादातर वे शिकार पर निर्भर हुआ करते थे। बट हंटिंग इज एन अनसर्टेन गेम, कभी बड़ा शिकार मिल गया तो कभी कुछ हाथ नहीं लगा। इसी के चलते उनके डोमेस्टिक एनिमल्स में गाय, सुअर जैसे बड़े जानवर शामिल थे। जैसे उनके रिवाजों के मुताबिक बड़े जानवरों की बलि दी जाती है तो बड़ी फीस भी होती है, और सबसे अवेलेबल जानवरों में गाय एक है। इनकी पूजा रिचुअल्स में ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा मुर्गी, बकरी, यहाँ तक कि कुत्ते भी सेक्रीफाइस की जाती है। बड़े रिचुअल्स में मिथुन की भी आहुति दी जाती है। मिथुन नॉर्थ ईस्ट के 2 राज्यों के, अरुणाचल और नागालैंड के स्टेट एनिमल हैं। उनकी इस प्रैक्टिस को आप सुपरस्टिशन कह सकते हैं, पर अगर किसी भी धर्म को अगर आप अंधविश्वासी कहते हैं, सुपरस्टिशन कहते हैं, तो आई बिलीव हर धर्म सुपरस्टिशियस है। ये अपनी अपनी मान्यता है। किसी के भी आस्था, किसी के भी धर्म को अंधविश्वासी कहकर कोई भी अपना धर्म सिद्ध नहीं कर सकता। इस दुनिया में कई धर्म हैं, कुछ सब कुछ खाते हैं और कुछ बहुत कुछ नहीं खाते, कुछ बिल्कुल ही कुछ नहीं खाते। कोई धर्म कहता है इसका सेवन मत करो, और कुछ धर्म कहते हैं इसी का सेवन करो। पता है धर्म का असली किरदार क्या था? जब इस दुनिया में कोई कानून नहीं था, किसी भी जुर्म के लिए कोई भी सजा तय नहीं थी, तब धर्म ने लोगों को हद में रहना सिखाया। इसीलिए कोई भी धार्मिक ग्रंथ इंसानियत और उसकी सेवा की ही बातें करता है।
और इसी को लोग अपने अपने तरीके से इंटरप्रेट करते हैं और अपनाते हैं और इसका पालन करते हैं। हर जगह के खान पान चीज़ों के अवेलेबिलिटी पर डिपेंड करता है। जैसे समुद्र तट में रहने वाले ज़्यादा मछली खाते हैं और पहाड़ों में रहने वाले गोश्त, और उसी अनुसार धर्म के नियम भी बनाए गए। एक लॉजिकली सोचने वाली बात है, जब हम शुरू में इवॉल्व हो रहे थे और कोई धर्म नहीं था, तो क्या वेज क्या नॉन वेज हम सभी तो खाते थे, और ऐसा तो नहीं है कि हम शुरू से ही किसी स्पेसिफिक रिलीजन में पैदा हुए हो। तो नॉर्थ ईस्ट के लोगों की जीवन शैली और उनकी फूड हैबिट्स उनसे रिलीजियसली भी जुड़ा है। अभी नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बहुत सारी कम्युनिटीज क्रिश्चियनिटी को फॉलो करती है। नागालैंड और मिजोरम जैसे राज्यों में तो ऑलमोस्ट सभी घर क्रिश्चियंस हैं, और जो बाकी क्रिश्चियन में कन्वर्ट नहीं हुए हैं वे अपने इंडिजिनियस प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं। और इसमें गौर कीजिएगा, अरुणाचल प्रदेश इस फील्ड में लीडर है। जब बाकी राज्यों ने अलग अलग धर्मों को अपना लिया है, जहां पर अलग अलग धर्मों ने कब्जा कर लिया है, वह अरुणाचल प्रदेश ने इंडिजिनियस बिलीफ के प्रिजर्वेशन को गंभीरता से ली है। खैर, दैट कैन बी अ मैटर ऑफ अनदर डिस्कशन। तो मैं कह रहा था कि बीफ कंजम्पशन इनके विश्वास के साथ साथ इनका धर्म का भी हिस्सा है। आज एरियन रेस इंडिया और यूरोप में फैले हुए हैं। उनकी जो बेसिक भाषा की जो ओरिजिन है वो भी एक ही मानी जाती है, संस्कृत। यहाँ जो भारत में रह के उन्होंने भारत में धर्म स्थापना कर ली और यूरोप में रहने वालों ने अपना वहाँ देख लिया, और उसी के अनुसार उनके खान पान और हैबिट्स में भी चेंजेस आए। हिस्ट्री के अनुसार एरियंस भारत में हिंदू कुश से होते हुए आए थे, पर हम मंगोलोइड रेस वाले मंगोल से आए हैं। ऐसा मान सकते हैं कि ये दो अलग अलग दुनिया है, तो हमारे खान पान में फ़र्क रहना अनिवार्य है। तो दो अलग अलग रेस के लोग कैसे अपने अपने खान पान की आदत, लाइफ स्टाइल वगैरह एक दूसरे के ऊपर थोप सकते हैं। वी मस्ट नॉट बी डिक्टेटिंग ईच अदर। अगर किसी भी तरह से हम एक दूसरे के बाउंड्री को लांघते हैं तो हम एक दूसरे के एरिया में इंट्रूड कर रहे हैं। कश्मीर में जो चीज़ खाई जाती है वो आप राजस्थान में नहीं खा सकते। ऐसा करोगे तो आप बीमार पड़ जाओगे। ऊपर से खाने पीने की जो लाइकिंग है वो पर्सन टू पर्सन भी डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं नॉर्थ ईस्ट का होते हुए भी, मंगोल रेस का होते हुए भी ऑलमोस्ट वेगन हूँ। मैं चिकन से लेकर रेड मीट तो खाता ही नहीं हूँ। मैं मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट भी अवॉइड करता हूँ। ये मैं किसी धर्म के चलते नहीं करता, पर कुछ सेहत के लिए और कुछ अपने मन की शांति के लिए। बट दैट्स माई पर्सनल चॉइस। मैं कैसे किसी को ये कह दूं कि मैं दूध नहीं पीता, तुम भी मत पियो। जहाँ तक नॉनवेज इंक्लूडिंग बीफ की बात है, यहाँ अवॉइड करना बहुत मुश्किल है। जैसे बंगाल में मेहमानों के लिए रसगुल्ले परोसे जाते हैं, हमारे यहाँ नॉनवेज दिए जाते हैं। तो अगर आप कभी इंटीरियर में विजिट करते हो जहाँ कोई ज़्यादा ऑप्शन नहीं हो, तो मैं वहाँ खा लेता हूँ। इट्स ए पार्ट ऑफ आवर ट्रेडिशन। देखिए, ज़्यादातर पाप पुण्य की बातें अपनी अपनी मान्यता पर निर्भर करता है, लेकिन ऑफ कोर्स कुछ कुछ पाप यूनिवर्सल होते हैं। फॉर एग्जांपल, बलात्कार जैसे क्राइम्स कहीं भी किसी भी तरह से जस्टिफाई नहीं की जा सकती। लेकिन जहाँ तक धर्म और रिवाज की बात आती है, वहाँ ये जो सिन का कंसेप्ट है वो रिलीजन टू रिलीजन वेरी करता है। लेकिन ऑफ कोर्स अगर कोई धर्म आज के दिन कहता है कि ह्यूमन सेक्रीफाइस होना चाहिए, तो ये एग्जिस्टिंग लॉ को यूनिवर्सली कंट्राडिक्ट करता है, कंट्राविन करता है। इसे हम जस्टिफाई किसी भी तरह से नहीं कर सकते। पर अलग अलग मांस के कंजम्पशन, चाहे वो पोर्क हो, मटन हो, बीफ हो, चिकन हो, फिश हो, इन जैसे आइटम्स यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हैं। किसी भी तरह से कम आज तक तो मैंने नहीं सुना कि इनके कंजम्पशन पर कोई यूनिवर्सल लॉ बना है। और जैसे कि मैंने पहले कहा, ये बाकी कई जगहों की तरह नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी संस्कृति और परंपरा से जुड़ा हुआ है। तो जो परंपरा सदियों से प्रैक्टिस होती आ रही है, उसे क्यों बदलवाना चाहते हो? हाँ, कुछ प्रथाएं ऐसी भी हैं जो इनह्यूमन होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, सती सिस्टम या हमारा यहाँ का हेड हंटिंग जो भी एबोलिश हो गया है। तो जो चीज़ें इंसानियत के लिए ठीक नहीं है, जिससे सोसाइटी में इम्बैलेंस पैदा हो सकता है, जिससे समाज को, दुनिया को खतरा हो सकता है, ऐसी चीज़ों को हमें रोकना है, ऐसी चीज़ों का विरोध करना है। पर मुझे नहीं लगता कि पर्टिकुलरली ट्राइबल्स के खान पान से किसी भी तरह का नुकसान इस दुनिया को होगा। समाज में कितनी ऐसी कुप्रथाएं हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेनलैंड इंडिया में जो चीज़ें प्रैक्टिस की जाती है, जैसे भ्रूण हत्या, फिटिसाइड, जिसमें लड़की बच्चियों को मार दिया जाता है, दहेज प्रथा जिसके लिए बेटियों को जलाया जाता है, कास्ट सिस्टम। अगर गौर करें तो चाइल्ड मैरिज और पॉलीगेमी जैसी चीज़ों को छोड़कर नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल सोसाइटी में इन कंपैरिजन सोशल इवल्स मेनलैंड इंडिया से बहुत कम है।
तो हमें यह समझना ज़रूरी है कि जिस तरह से कोई भी अपने समाज के संरक्षण चाहता है, अपने समाज को बचाना चाहता है, हम भी अपने समाज को बचाना चाहते हैं, इसकी संरक्षण चाहते हैं। लेकिन अगर हम इसकी एक और एंगल टटोलें ना, तो बीफ पोर्क कंज्यूम करना हमारे सेहत के लिए सही नहीं है, ये अच्छा नहीं है। आज के दिन हाई कोलेस्टेरॉल, हाई बीपी, हाई ब्लड शुगर सभी के कारणों में इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और इस रीजन के खास करके स्मोक्ड मीट, सूखा मीट कार्सिनोजेनिक है, कैंसर कॉजिंग एजेंट है। तो धीरे धीरे हमारी अपनी सेहत के लिए, हमारे हेल्थ के लिए इन्हें छोड़ा जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं है। अपनी संस्कृति, परंपरा या धर्म के लिए अपने अंदर, अपने शरीर में बीमारी को इन्वाइट करना कोई लॉजिक नहीं बनता। बट अदर देन दैट, हमारा देश इसलिए खूबसूरत है क्योंकि यहाँ अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, अलग अलग संस्कृति पाई जाती है। इट्स अ कल्चरल हॉटस्पॉट। अगर इसी विविधता को हम खत्म कर देंगे तो इसकी खूबसूरती कहाँ रहेगी? चलिए हमारे बहुरंग भारत को रंगीन ही रहने देते हैं। चलिए हमारे बहुरंग भारत को रंगीन ही रहने देते हैं। आप भी खुश रहो और बाकियों को भी खुश रहने देते हैं। जय हिंद।